कर दिया। मुझे तो लगा था कोई वरिष्ठ सदस्य मुझसे पहले बोल रहे हैं, उसको इस सदन की रूल्स की जानकारी भी होगी और ये भी पता होगा कि जब एक विषय पर चर्चा पहले हो जाए इस बजट पर, यानी कि उस विषय पर दोबारा चर्चा वापस नहीं होती है। और दूसरा, मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि बजट पर उनकी तैयारी नहीं थी, बजट पर तैयारी नहीं थी सर, माना जा सकता है। लेकिन ना वो बजट के समय पूरे समय उपस्थित थे, आप बजट पर चर्चा करें, ना बाकी सदन में रहने की आदत है सर। मैंने बता दिया। कुछ लोग सदन में भी कम रहते हैं और देश में भी कम रहते हैं, उसका खामियाजा यही होता है सर। क्या और अभी भी जा रहे हैं सर, अभी भी जा रहे हैं सर, अभी भी जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, मैं पहले भी कई बार बोला, पहले भी कई बार उठ के चले गए, तो ये नई बात नहीं है। ये आपके कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर बता रहे हैं। इनके लिए तो सर मैं इतना ही कहूंगा कि इतना सच बोलो कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, और झूठ उतना बोलो देश में थोड़ी इज्जत तो बचे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 207 सर मैं ये एक मिनट तो झूठ की फैक्ट्री क्या थी? ये जो बार बार की फैक्ट्री सामने हो रहे थे सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 207 आपको on a day to be appointed by the speaker पढ़ रखी है। subsequent to the day on which the budget is presented and for such time as the speaker may allot for this purpose, the house shall be at liberty to discuss the budget as a whole or any question of principle involved therein. तो प्रिंसिपल की बात पे तो चर्चा हुआ था। 207 आप देख लो, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर 207 देख लो। अब मैंने कि प्रिंसिपल के ऊपर तो चर्चा करने का अधिकार है। आप सब ज्ञानवान हो, माननीय मंत्री जी, आप अपने विचार व्यक्त करें। सुरेश जी बैठो, सुरेश जी आप मत करो डायरेक्शन, आप डायरेक्शन मत दो किसी को। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में एक आशा दिखती है, आशा नए भारत के निर्माण की, आशा सशक्त भारत की, आशा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की। I see a hope for new India, a stronger India and a self-reliant India in this budget, sir. And I would like to thank the Honorable Finance Minister, because this is going to set the path for an economic and manufacturing powerhouse, to India make an economic and manufacturing powerhouse. वो सब इस बजट में निर्णय लिए गए, वो प्रावधान किए गए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकें। कुछ ताकतें देश के अंदर रहकर भी विरोध करेंगी, अच्छी बातों का भी, अब हर का अपना अपना नजरिया है। किसी को चांद चमकता नजर आता है, किसी को चांद में दाग नजर आता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा सर, कुछ लोग वर्षों तक गरीबी मिटाओ का नारा लगाते रहे, 5 पीढ़ियों ने राज किया, गरीब मिट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन एक गरीब मां के बेटे ने जमीनी स्तर से राजनीति करते हुए संगठन से सरकार तक आकर जब काम किया, तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। कुछ लोग गरीबी पर राजनीति करते रहे, रोटी बांटने का राजनीति करते रहे, रोटी ज्यादा कैसे बने उस पर कभी विचार नहीं किया, क्योंकि इनकी राजनीति ही उससे चलती थी। सड़क की एक बजट में घोषणा कर दो, उससे पहले वायदा करके एक चुनाव जीत जाओ, फिर घोषणा कर दो। 5 साल बीतने तक केवल चूना लगता था, सड़क का कोई नामो निशान नहीं होता था। फिर एक आशा दिखाते थे, उसके बाद भी कुछ नहीं करते थे। इसी तरह से इनका खेल कई वर्षों तक चलता रहता था। और जब अटल जी के समय भी देखें सर, जब नेशनल हाईवेज बनाने की शुरुआत हुई,
उस समय भी ये विरोध करते थे कहां से नेशनल हाईवे बनेंगे। आज देश में अगर कोने कोने में नेशनल हाईवे बने तो अटल जी ने शुरुआत की और नरेंद्र मोदी जी के समय उसे ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया गया है, कई गुना ज्यादा उसको बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं सर, ये जो लोग कहते थे गरीबी का नारा, आज तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं तो इतना कहना चाहता हूं सर, गरीबों को शौचालय भी बनाकर दिया तो मोदी जी ने, पक्का मकान हर गरीब को बनाकर दे रहे तो नरेंद्र मोदी जी, हर गांव तक बिजली पहुंचाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया तो मोदी सरकार ने, एलईडी के बल्ब दिए तो मोदी जी की सरकार ने, अब हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी। हर परिवार को, हर व्यक्ति को बैंक खाता दिया, 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, गरीब को रुपए डेबिट कार्ड दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। जहां दुनिया पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी की ओर जाती थी अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में हमने पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की ओर एक नई छलांग लगाई और यूपीआई भीम की चर्चा आज पूरी दुनिया भर में भारत की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, सॉफ्ट पावर के रूप में होती है। यह ताकत है नए भारत की, उभरते हुए भारत की, और इस उभरते हुए भारत की और सशक्त भारत को ये लोग देखने के लिए मंजूर नहीं है। ना इनके समय में किसानों की आमदन दुगनी हो सकी, ना ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर पाए, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम भी किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में किया। क्या थी उसमें रिकमेंडेशंस? एक बड़ी रिकमेंडेशन उसमें यह थी कि लागत प्लस 50% मुनाफा, कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट। क्यों नहीं लागू किया? क्या कांग्रेस का कोई नेता इस पे प्रकाश डालना चाहेगा? क्या मजबूरी थी आपकी? यही नहीं, आपने तो बड़े बड़े वायदे किए थे अलग अलग राज्यों में। आपने तो कहा था कि हम लोग राजस्थान में 10 दिनों में कर्जा माफ कर देंगे, पंजाब में कर्जा माफ कर देंगे। मैं खुली चुनौती देता हूं इस सदन में सर, इनका कोई एक नेता बताए कि अगर सारे किसानों के कर्जे माफ कर पाए। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे, किसानों के वोट लेने के बाद उनको भूल जाते थे सर। और याद करिए उस समय की कर्जा माफी, सीएजी की रिपोर्ट को भी देखना चाहिए। कर्जा किसको माफ किया आपने? जो कर्जा उस समय भी मात्र 50,000 करोड़ रुपए का कहा सर, उसमें आधे से ज्यादा पैसा उन लोगों के खाते में गया जो उसके हकदारी नहीं थे। ये कांग्रेस के लोगों ने गरीब किसान का कर्जा भी माफ नहीं करने का काम किया। वो भी एक स्कैम था सर अपने आप में। और यही नहीं सर, राजस्थान में 1 से 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी का जो वायदा किया था, राजस्थान के 75 लाख किसान आज 27 महीने के बाद भी इसका इंतजार कर रहे हैं सर। और पंजाब में तो मैं कह दूं अब चले गए उठ के। पंजाब में कहा था, जहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, सर पहले सदस्य थे इस हाउस के, अब नहीं, चलो मैं नाम नहीं लेता, पंजाब के मुख्यमंत्री ने सर, मुख्यमंत्री बनने से पहले जब अपना चुनाव कैंपेन शुरू किया, जिस किसान के घर से किया सर, उस किसान को कहा कि मैं तुम्हारा कर्जा माफ करूंगा और पूरे पंजाब के किसानों के कर्जे माफ करेंगे। आप पंजाब के किसानों के कर्जे भी नहीं माफ कर पाए और उस किसान का कर्जा भी आप माफ नहीं कर पाए। यह असली चेहरा है कांग्रेस का। और यही नहीं, इंटेंट की आप बात करते थे, इंटेंट भी आपकी नजर आती है और इंटेंशन तो आपकी सदा देश के सामने थी ही। लेकिन हमारी सरकार ने किसानों के हित में क्या किया, इस पर सर मैं कुछ प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा। और इसलिए भी कहना चाहूंगा क्योंकि देश के सामने जितना झूठ बोलने का काम एक राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता था उनके एक सांसद ही करते हैं, लेकिन उनके नेता भी अगर यही करते हैं तो इससे पता चलता है ना वो पढ़ते लिखते हैं और केवल समाज को बांटकर राजनीति करने का काम करते हैं। किसानों को गुमराह करके उनके कंधों पर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, लेकिन इससे उनका कभी भला नहीं होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कल भी स्पष्ट किया है, ये कानून हमने बनाया है किसानों की आय को दुगना करने के लिए। और मंडियां जो राहुल गांधी जी ने कहा, मैं सर माननीय सभापति जी, मैं सदन में सदन के सारे 543 से ज्यादा सांसदों के सामने कहना चाहता हूं, कोई एक सांसद खड़ा होकर यह बता दे
कि किस क्लॉज के अंतर्गत मंडी बंद हो सकती है। कोई एक सांसद बताए। कांग्रेस के नेता यहां पर बैठे हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कहां पर लिखा है मंडी बंद होगी? बिहार में 2006 में ये कानून रद्द किया गया था और उस जमाने में जितने सरकारी मंडी थे उसका 1/10 भी आज नहीं रह गया है। और अनाज हमारे किसानों का आधा दाम में भी नहीं बिकता है माननीय मंत्री महोदय। सर, माननीय सभापति जी, मैं चाहूंगा अगर अधीर रंजन चौधरी जी भी इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें तो देश को पता चल जाए। मैं तो ये चाहता था इसमें प्रकाश डालने के लिए एक दिन सदन सिर्फ एग्रीकल्चर की मुद्दे पर चर्चा करें। तो सारे प्रकाश आप भी डालोगे, हम भी डालेंगे। अगर हिम्मत है तो एक दिन एग्रीकल्चर की मुद्दे को स्टैंड एलोन मुद्दे बना के एक दिन सदन में चर्चा हो जाए। अगर हिम्मत है आपका, अगर सारे आपका प्रधानमंत्री जी रहे, आपके सारे मंत्रीगण रहे, एक दिन सारे दिन सिर्फ एग्रीकल्चर को स्टैंड एलोन एक इशू बना के चर्चा आपकी बातें हो गई, माननीय सभापति जी, मैं यही देश के सामने बताना चाहता था कि जिन्होंने पहले एक हफ्ता सदन और देश का बर्बाद किया, फिर पूरी चर्चा राष्ट्रपति अभिभाषण पर हुई, उस पर भी इन्होंने सबने कृषि बिल पर ही बोला। आज इनके नेता पढ़कर नहीं आए, बजट पर नहीं बोल पाए, कृषि बिल पर बोले लेकिन उस पर भी केवल झूठ बोलकर चले गए। अब कांग्रेस के नेता को भी पता नहीं कि किसी क्लॉज पे लिखा है कि नहीं लिखा। एक कांग्रेस का सांसद नहीं बता पाया। ये देश के सामने हमने पोल खोली है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की, पूरे के पूरे विपक्ष की खोल कर रखी है। यह बताना आवश्यक था देश को। और बैठो भैया, बैठो। ये जो नहीं, मैं बताता हूं। आप बोलते जाइए। मैडम, मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली लाली की बात करते हैं। ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं, भैया बताना चाहते हैं। नेता का लाल होगा, इनके गाल लाल हुए, ये उसी के बारे में उल्लेख यहां करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वो भी जानते हैं इनकी सच्चाई क्या है। ये कहते हैं मंडी बंद करेंगे। अब कौन बंद करेगा? ये स्तर इस सदन का कभी नहीं था सभापति जी। जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए तो तू तड़क पे आ जाए, ये शायद कहीं और चलती होगी। इस सदन में गरिमा के साथ एक से दूसरे माननीय के साथ बात की जाती थी। और जिस तरह से जो स्तर कांग्रेस का हो रहा है वो पता चल रहा है, नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। और जब सभापति जी मैं अब बताना चाहता हूं, हमने पिछले साल भी 1000 से ज्यादा मंडियों को ई-नैम के साथ जोड़ने का काम किया। इस साल भी मंडियों के सशक्तिकरण के लिए 1000 से ज्यादा मंडियों को जोड़ने जा रहे हैं। और यही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि किसानों का जो सम्मान करना चाहता है, उसके मन में कृषि विभाग के साथ साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम किसी ने रखा तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। और किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि मोदी सरकार लेकर आई। अब तक 1,14,000 करोड़ से ज्यादा किसानों को दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों को दिया। ये बार बार सुगोता राय जी कहते हैं कि कम कर दिया, बजट कम कर दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार किसानों को वहां पर पैसा नहीं देना चाहती थी
जो मोदी सरकार यहां से किसानों को पैसा भेजना चाहते थे, आपकी मुख्यमंत्री, आपकी सरकार उनको नहीं देना चाहती थी। इसीलिए 14,000 करोड़ अगर पश्चिम बंगाल के किसानों का हक किसी ने मारा तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मारा है। सांसद महोदय बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए बैठिए।